Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Girls Body Part 10. Chapter 46 देवदास की सस्ती कॉपी। तभी उसे वॉचमैन नजर आता है। वो उसको आवाज दे के बुलाती है, फिर कहती है क्या आप इस सांड को ऊपर ले जाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो वॉचमैन कहता है मैम यहाँ सांड को ले जाना अलाउड नहीं है। तो विधि उसे कार के अंदर दिखाते हुए कहती है इस सांड को तो अंदर ले जा सकते हैं। तो वॉचमैन हंसकर कहता है बिल्कुल मैम, चलिए आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो मिलकर सिद्धार्थ को ऊपर ले आते हैं। फ्लैशबैक एंड। वैसे तो सिद्धार्थ को विधि के बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन विधि के बहुत समझाने पर वो उसकी बात मान लेता है। सिद्धार्थ को अपनी बात से अग्री करते देख विधि अपने मन में कहती है हाश मान गया, अब इसे तो अपना सच बता नहीं सकती। वैसे भी ये इतना डरता है भूत से, हे भगवान कैसा लड़का है ये। अब आगे। फिर विधि स्माइल करके कहती है अब तो खा लो। तो सिद्धार्थ नाश्ता करता है, फिर अपने घर के लिए निकलने को होता है कि कहता है साथ में चलो, साथ ही कॉलेज चल लेंगे। विधि हंस के कहती है क्यों, अब मुझसे डर नहीं लग रहा, और एक आंख सिद्धार्थ को मार देती हैं। सिद्धार्थ विधि की बात सुनकर इधर उधर देख के कहता है मैं नहीं डरता किसी से, वो तो बस मैं एक्टिंग कर रहा था बोल के बिना विधि को लिए निकल जाता है। विधि उसकी स्पीड देख के हैरान रह जाती है, अभी तो मुझे साथ चलने बोल रहा था, अब खुद अकेले चला गया हूँ। फिर वो टाइम देखती है तो अभी उसे कॉलेज निकलने के लिए उसे 1 घंटा टाइम था। तो वो पहले कीर्ति को फोन लगाती है, फिर थोड़ी देर उससे बात करती है और कहती है ठीक है कल आती हूँ मैं, फिर आगे का डिस्कस कर लेंगे, और फोन रख देती है। उसके बाद वो सोचती है कि क्या करे, तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे शशांक के कार्ड पर पड़ती है। तो वो उसे उठा के कॉल लगा देती है। दो ही रिंग में उधर से शशांक कॉल उठा के कहता है हेलो। इधर से विधि कहती है हेलो इट्स मी विधि। दूसरे साइड से शशांक कहता है कौन विधि। विधि आंखें छोटी करके कहती है हिपो कहीं के, साले इतनी जल्दी भूल गया, कल ही तो मिले थे। ये सुनकर शशांक जल्दी से कहता है सॉरी सॉरी, विधि नाम के अर्जुन से मैं कल ही मिला ना, इसलिए भूल गया, खैर बता कैसा याद किया मुझे। विधि कहती है कुछ नहीं, फ्री बैठी थी तो सोचा किसी को खोज के टाइम पास किया जाए। उसकी बात से शशांक का मुंह बन जाता है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है और कहता है वैसे कल तूने अपने उस आशिक का क्या किया, जहां तक मुझे पता है तूने उसे जरूर परेशान किया होगा। ये सुनकर विधि डेविल स्माइल करती है और कहती है इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरी साइड शशांक खुद में ही इतरा के अपना कॉलर चढ़ाता है और कहता है ये तो सही बात है। फिर विधि उसे कल से लेकर आज तक की सारी बातें बताती है, जिससे दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर शशांक कहता है वो तुझे सच में पसंद करता है, लेकिन उसके साथ इतना बुरा मत कर यार। ये सुनते ही विधि की हंसी एकदम गायब हो जाती है और वो कहती है मेरी लाइफ में अब प्यार की कोई जगह नहीं है। एक बार धोखा खाया है मैंने, लेकिन अब धोखा नहीं खा सकती। तो शशांक कहता है एक बार मरने के बाद दूसरी बार जी रही है ना, तो फिर एक बार धोखा मिलने के बाद दोबारा प्यार क्यों नहीं कर सकती। मौका दो खुद को फिर से। वो सच में तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। तो विधि कहती है हम बाद में बात करते हैं और फोन काट देती है। शशांक उधर अपना फोन देखता है और कहता है तुझे दोबारा प्यार पर विश्वास जरूर होगा, क्योंकि मैंने देखा है वो तुझसे सच में प्यार करता है। इधर विधि अपने फोन को घूरते हुए कहती है नहीं, मैं दोबारा प्यार नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे सिद्धार्थ से दूर रहना होगा, अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ है तो। फिर वो टाइम देखती है और अपने कपड़े चेंज करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज। विधि जैसे ही कॉलेज पहुंचती है उसे गेट पर ही ऋषभ दिख जाता है। तो वो ऋषभ को आवाज लगाती है, लेकिन ऋषभ उसकी आवाज नहीं सुनता है। तो वो दौड़ के ऋषभ के पास जाती है और उसे पीछे से टेप करती है। ऋषभ पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विधि आपको आईब्राउ उचका के पूछती है कहा हो तुम 2 दिन से नजर क्यों नहीं आए। ऋषभ भी वैसे ही आईब्राउ उचका के कहता है अच्छा, लेकिन कल तो तुम कॉलेज से गायब थी, मैंने सुना तुम अपनी डेट पर गई हो। ये सुनते ही विधि के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं और वो उखड़े हुए लहजे में कहता है कोई डेट नहीं था, बस किसी की बेवकूफ़ी के कारण मुझे कल जाना पड़ा। तो ऋषभ कहता है पक्का तुम डेट पर नहीं गई थी। तो विधि अपनी आइस रोल करके कहती है अब स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं। भाई देखो भी अब कल इतना कांड हो गया, खुद ही डेट अरेंज कर लिया विधि से ऋषभ के लिए हॉट मिर्ची वाली डेट, फिर भी झूठ बोल गई, हद है ये भी। फिर वो अंदर जाते हैं और क्लास स्टार्ट होती है। इसी तरह बैक टू बैक 3 क्लास होती है। फिर ब्रेक टाइम में विधि, विराट और राधिका तीनों कैंटीन पहुंचते हैं। वहीं विराट आज काफी उदास था क्योंकि उसकी कॉफी डेट रह गई थी राधिका के साथ, उसके सो कॉल्ड टेंटरम के कारण।
विधि उसके लटके हुए चेहरे को देख के पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से देख रही हूँ देवदास की सस्ती कॉपी बने घूम रहे हो। विराट मुंह लटकाए हुए कहता है, तुम नहीं समझोगी विधि, दिल की बातें हैं और दिल की बातें तुम जैसे पत्थर दिल लड़की समझेगी, जो बात बात पर मारने पीटने, शेर के आगे फेंकने की बातें करती हो। विधि उसे बोलने को ही होती है कि ऋषभ और सिद्धार्थ दोनों वहां आ रहे होते हैं। दोनों ही टेबल के पास पहुंचते हैं तो एक दूसरे को जानलेवा लुक देते हैं, फिर दोनों ही चेयर लेके विधि के दोनों साइड बैठ जाते हैं और बाकी सब भी इधर उधर एडजस्ट हो जाते हैं। वहीं विधि अपना सिर पकड़ लेती है और अपने मन में बोलती है, इनका कुछ नहीं हो सकता, साथ में एक जगह बैठेंगे लेकिन देखेंगे एक दूसरे को ऐसी जैसा भी जान ले लेंगे एक दूसरे की। तभी सिद्धार्थ कहता है, ओए जानेमन, कौन किसे शेर के सामने फेंक रहा है? विधि सिद्धार्थ को आईब्राउ उचका के देखती है, फिर उसे उंगली पॉइंट करके कहती है, ये क्या जानेमन जानेमन लगा रखा है? मैं कोई तुम्हारी जानेमन नहीं हूँ, समझे? सिद्धार्थ विधि की बात सुनकर उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर उसके नजदीक आके कहता है, सच में जानेमन, इसलिए कल तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतना स्पेशल खाना बनाया। स्पेशल खाना? ये सुनकर स्वयं जो आते ही जूस उठा के पीने लगा था उसके मुंह से सारा जूस बाहर आ जाता है। वहीं प्रीत और राज स्वयं को देख हंस पड़ते हैं। तभी दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है और प्रीत अपनी नज़र फेर लेती है, जिससे राज का मुंह बन जाता है। स्वयं अपने मन में कहता है, प्यार में पागल इंसान, इसे वो जहरीला खाना स्पेशल लगा। सिद्धार्थ फिर आगे कहता है, इतना हॉट सरप्राइज दिया, उस हॉट से उसने अभी इतना ही कहा था कि विधि उसके पैर पर अपने पैर से मारती है और कहता है, बकवास बंद करो अपनी, और खाना मैंने नहीं बनाया था, ऑर्डर किया था मैंने। तो सिद्धार्थ, जिसे अपने पैर पर लगा तो था लेकिन अपने दर्द को बर्दाश्त करके कहता है, अच्छा, जो तुम इतने अच्छे से साड़ी में तैयार हुई थी उसका क्या कहोगी? इतना बोल सिद्धार्थ ऋषभ के तरफ देखता है, जिसके एक्सप्रेशन काफी नॉर्मल थे लेकिन बस शौक वाले थे, कोई जेलेसी नहीं थी। ये देख सिद्धार्थ सोचता है कि क्या इसे फर्क नहीं पड़ा। तभी विधि का फोन बजता है, वो देखती है तो के लिखा हुआ था, तो वो अपनी उंगली सिद्धार्थ से छुड़ा के वहां से उठ जाती है और अपना फोन लेके साइड चली जाती है और बात करने लगती है। ये देख सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। चैप्टर 47, सॉरी डार्लिंग, लेकिन मुझे अपने भाई के लिए जीजू लाना है, भाभी नहीं। सिद्धार्थ फिर आगे कहता है, इतना हॉट सरप्राइज दिया, उस हॉट से उसने अभी इतना ही कहा था कि विधि उसके पैर पर अपने पैर से मारती है और कहता है, बकवास बंद करो अपनी, और खाना मैंने नहीं बनाया था, ऑर्डर किया था मैंने। तो सिद्धार्थ, जिसे अपने पैर पर लगा तो था लेकिन अपने दर्द को बर्दाश्त करके कहता है, अच्छा, जो तुम इतने अच्छे से साड़ी में तैयार हुई थी उसका क्या कहोगी? इतना बोल सिद्धार्थ ऋषभ के तरफ देखता है, जिसके एक्सप्रेशन काफी नॉर्मल थे लेकिन बस शौक वाले थे, कोई जेलेसी नहीं थी। ये देख सिद्धार्थ सोचता है कि क्या इसे फर्क नहीं पड़ा। तभी विधि का फोन बजता है, वो देखती है तो के लिखा हुआ था, तो वो अपनी उंगली सिद्धार्थ से छुड़ा के वहां से उठ जाती है और अपना फोन लेके साइड चली जाती है और बात करने लगती है। ये देख सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। अब आगे, इधर विधि साइड में आके कहती है, हाँ कीर्ति बोलो। तो दूसरे साइड से कीर्ति कहती है, वो वीएम ग्रुप से मेल आया है, वो एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो क्या जवाब दे? विधि पूछती है, और किस बात की मीटिंग? कीर्ति बोलती है, कुछ प्रपोजल है उनके पास, लेकिन क्या प्रपोजल है वो मेंशन नहीं है। विधि कुछ सोच के कहती है, ठीक है फिर तुम मीटिंग डन कर दो, हम देखते हैं कि उनका प्रपोजल क्या है। ऐसी कंपनी जिसने 3 साल में ही इतना नाम कमाया है उसके साथ काम करना हमारे लिए भी काफी अच्छा होगा। थोड़ी देर और कुछ बात करने के बाद विधि बोलती है, ठीक है फिर शाम को मैं बुटीक आती हूँ, बोल के फोन रख देती हैं। फिर वो सबके पास आके बैठती है तो ऋषभ उससे पूछता है किसका फोन था, तो विधि कहती है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस एक दोस्त का फोन था। ये सुनते ही ऋषभ और सिद्धार्थ दोनों की भावें सिकुड़ जाती है, ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे बात करने के लिए इसे साइड जाना पड़े। ऋषभ फिर सिद्धार्थ के तरफ देखता है और उसके एक्सप्रेशन देख के ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं ऋषभ की स्माइल देख के सिद्धार्थ पूरी तरह किलस जाता है। तभी स्वयं मुंह बनाकर कहता है, ऐसा भी कौन दोस्त था कि तुम्हें उठ के जाना पड़ा, तुम हमारे सामने भी तो बात कर सकती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है को तुम किसी के साथ मिलके मेरे दोस्त को चिढ़ कर रही हो? विधि स्वयं की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त कोई एग्जाम का पेपर है जो मैं उस पर चिढ़ करूंगी। थोड़ी देर बाद फिर सभी अपने क्लास चले जाते हैं। छुट्टी के वक्त विधि विराट और राधिका के साथ बाहर आती है, फिर विराट और राधिका दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। विधि को अपने बुटीक जाना था तो वो कैब का इंतजार कर रही थी, तभी उसके सामने 2 कार आकर रुकती है। आप तो जान ही गए होंगे कि 2 कार किसकी है।
जी हाँ ऋषभ और सिद्धार्थ की। फिर दोनों ही विधि को आवाज लगाते हैं। विधि दोनों के तरफ देखती है फिर आगे बढ़ जाती है क्योंकि अभी उसका मूड नहीं था किसी को भी एंटरटेन करने का। दोनों फिर से गाड़ी उसके पास कर देते हैं, जिससे विधि चिढ़ के कहती है क्या है तुम दोनों का क्यों परेशान कर रहे हो। तो ऋषभ कुछ नहीं बोलता है लेकिन सिद्धार्थ बोलता है बैठो जाने मन तुम्हें घर छोड़ दूंगा। विधि उसे घूर के देखने लगती है लेकिन सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर से कहता है मैंने कहा बैठो। अब आज तक अर्जुन सिंघानिया को ऑर्डर दे ऐसा कोई था नहीं तो वो ये कैसे बर्दाश्त करती। तो बस गुस्से में जाके ऋषभ के कार में बैठ जाती है। ये देख सिद्धार्थ का चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। वहीं ऋषभ सिद्धार्थ को एक आंख मारता है और डेविल स्माइल देके अपनी कार वहां से बढ़ा देता है। वहीं सिद्धार्थ गुस्से में कार की स्टीयरिंग में एक मुक्का जड़ देता है और फिर वो भी वहां से निकल जाता है। कार में ऋषभ पूछता है बुटीक चलना है क्या। विधि अपनी गर्दन टेढ़ी करके ऋषभ को देखती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता। तो सिद्धार्थ हंसकर कहता है अब तुम वहां जॉब करती हो तो फ्री में तो तुम्हें सैलरी मिलेगा नहीं, वहां जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर विधि हंस पड़ती है और ऋषभ एक पल के लिए उसकी हंसी में खो जाता है लेकिन फिर तुरंत खुद को संभाल के ड्राइविंग पर ध्यान देने लगता है। तभी उसके कान में विधि की आवाज पड़ती है जो उससे पूछती है तुम्हारे और सीट के बीच क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर ऋषभ के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, लेकिन ऋषभ अनजान बनकर पूछता है मतलब। विधि बोलती है मतलब तुम अच्छे से समझ रहे हो, तुम दोनों को देख के ही पता चला है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ बात है जिस कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। ऋषभ को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले तो वो बोल देता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दोनों का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। विधि उसकी बात पर हंसती है और कहती है बेवकूफ नहीं हूं मैं, जो मुझे समझ नहीं आता कि ये बस एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। तभी ऋषभ कार रोक देता है तो विधि कंफ्यूज होके उसे देखती है फिर हंसते हुए कहती है अरे नहीं बताना है तो मत बताओ, ऐसे बीच रास्ते में मत उतारो। ऋषभ हंसते हुए कहता है तुम्हारा बुटीक आ गया है। विधि कार से बाहर देखती है और अपने सिर पर मार के कहती है ओ मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर कार से उतर जाती है। तो ऋषभ कहता है समय आने पर तुम्हें बता दूंगा कि मेरे और सिद्धार्थ के बीच क्या प्रॉब्लम है। तो विधि बस अपना सिर हिला देती है। ऋषभ कुछ देर उसे जाते हुए देखता है फिर कहता है मेरी वजह से किसी को उसका प्यार नहीं मिला था, लेकिन अगर सीध तुमसे सच में प्यार करता है तो उसे उसका प्यार जरूर मिलेगा। फिर वो अपनी कार घुमा के वहां से निकल जाता है। विधि अंदर जाती है और देखती है कि सभी अपना काम कर रहे हैं। विधि ने अब मास्क लगा लिया था तो किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सब जानते थे कि यही उसकी बॉस है तो सब उसे विश करते हैं। विधि फिर अपने कैबिन में चली जाती है और फिर कॉल करके कीर्ति को बुलाती है। थोड़ी देर में कीर्ति विधि के केबिन में आती है तो विधि उसे देख के आंख मार कर कहती है मानना पड़ेगा, रोज तुम पहले से ज्यादा हॉट लगती हो, आखिर इसका राज क्या है। कीर्ति ये सुनकर अपने हाथ में पकड़ा पेन उसकी तरफ मारने के लिए फेंकती है, लेकिन विधि उसे कैच करके अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है बड़ा ही कातिलाना अंदाज है तुम्हारा, तारीफ करने पर सामने वाले को रिटर्न में मारती है, सच में स्वीट हॉट, तुम्हारा तो अंदाज ही निराला है। तो कीर्ति हंसते हुए कहती है सच में विधि तुम फ्लर्ट बहुत अच्छा कर लेती हो, अगर तुम लड़का होती तो कितनी ही लड़कियों को फंसा चुकी होती, या ये कहे कि अपने प्यार में गिरा चुकी होती। तो विधि आंख मारकर कहती है तुम ही बन जाओ फिर गर्लफ्रेंड, आजकल तो सब लीगल है। तो कीर्ति अपनी आंखें रोल करके कहती है सॉरी डार्लिंग, लेकिन मुझे अपने भाई के लिए जीजू लाना है, भाभी नहीं। जिससे विधि दुखी सा मुंह बना लेती है और कहती है मतलब मेरा बैडलक है यहाँ। उसके बाद दोनों ही हंस पड़ती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सीरियस बैठे डिस्कशन कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों वही लड़कियां हैं जो थोड़ी देर पहले फ्लर्ट कर रही थी। कीर्ति कहती है हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, मिस्टर दत्त को जानती हो। विधि सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है कौन मिस्टर सौमिक दत्त। कीर्ति कहती है उनकी बेटी की शादी है, तुम्हें तो पता है ना कि उनका ट्रांसपोर्ट फील्ड में कितना नाम है, लेकिन फिर भी वो डिजाइन सोना को पूरे फंक्शन के लिए अफोर्ड कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ कंसेशन मिले ताकि वो पार्टी के सभी फंक्शन के लिए पूरी फैमिली के लिए डिजाइनर सोना से कपड़े डिजाइन करवा सके। विधि कुछ सोचती है और फिर कहती है 40%, 40% का कंसेशन दो उन्हें। कीर्ति ये सुनकर हैरान हो जाती है, वो शौक होके पूछती है ये क्या बोल रही हो तुम, क्या डिजाइनर सोना इस चीज के लिए मानेगी, तुम इतना बड़ा डिसीजन बिना उनसे पूछे कैसे ले सकती हो। तो विधि कहती है तुम इस बात की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा,
हम डिजाइनर सोना की फीस को कम कर देंगे और वैसे भी हमें ऐसे बड़े ऑर्डर की ज़रूरत है, और वैसे भी हम डिजाइनर सोना के फीस पर कंसेशन दे रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीर्ति एक बार कंफर्म करते हुए पूछती है, तुम सच में इसके लिए डिजाइनर सोना को मना लोगी ना? वो मान जाएगी 40% कंसेशन देने के लिए। तो विधि एक पेपर में कुछ लिख कर कीर्ति को पास कर देती है। कीर्ति उस पेपर को लेके देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। चैप्टर 48 हॉट, क्या बवाल चीज है। कीर्ति ये सुनकर हैरान हो जाती है, वो शौक होके पूछती है, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या डिजाइनर सोना इस चीज के लिए मानेगी? तुम इतना बड़ा डिसीजन बिना उनसे पूछे कैसे ले सकती हो? तो विधि कहती है, तुम इस बात की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हम डिजाइनर सोना की फीस को कम कर देंगे और वैसे भी हमें ऐसे बड़े ऑर्डर की जरूरत है, और वैसे भी हम डिजाइनर सोना के फीस पर कंसेशन दे रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीर्ति एक बार कंफर्म करते हुए पूछती है, तुम सच में इसके लिए डिजाइनर सोना को मना लोगी ना? वो मान जाएगी 40% कंसेशन देने के लिए। तो विधि एक पेपर में कुछ लिख कर कीर्ति को पास कर देती है। कीर्ति उस पेपर को लेके देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी फ्लश्ड हो जाती है। अब आगे, कीर्ति कभी हैरानी से अपने सामने रखे पेपर को देखती है तो कभी विधि को। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। विधि उसे इस तरह देख के कहता है, आंखें इतनी बड़ी मत करो, वरना आंखें बाहर आ जाएगी। कीर्ति फिर कहती है, वेट, जो मैं देख रही हूँ, क्या ये सच? क्या सच में? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? विधि अपनी आईब्राव ऊपर करके पूछती है, क्यों पॉसिबल नहीं है ये? तो कीर्ति कहती है, मेरा मतलब तुम तो बहुत छोटी हो, अभी भी शायद 18 की हो, फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? विधि कहती है, वैसे ही पॉसिबल है जैसे ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। कीर्ति खुशी से अपनी जगह से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दैट, मेरे सामने डिजाइनर सोना बैठी है। ओह गॉड, यार तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? फिर वो कुर्सी पर बैठकर कहती है, लेकिन तुमने इतनी कम उम्र में ये सब कैसे? विधि स्माइल करके कहती है, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया ने मेरे टैलेंट को पहचाना और अपनी कंपनी के लिए अप्रोच किया। उन्होंने ही कहा था को अपनी आइडेंटिटी किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ। विधि अपने हिसाब से कीर्ति को बातें बता देती है जिसे कीर्ति मान भी लेती है। उसके बाद विधि कहती है, ये बात प्लीज अभी किसी को मत बताना क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज वाले मुझे खोज रहे हैं और अभी मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहती। तो कीर्ति अपने होंठ पर जीप लॉक करके कहती है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, भरोसा कर सकती हो तुम? तो विधि बोलती है, भरोसा है तभी तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई। फिर वो पूछती है, वैसे वीएम ग्रुप से कोई रिप्लाई मेल आया? तो कीर्ति कहती है, हाँ, वो 4 दिन बाद मीटिंग करना चाहते हैं। तो विधि कहती है, गुड, तो तुम देख लेना कि क्या है उनका प्रपोजल। कीर्ति फिर कहती है, विधि, वो तुम्हें भी चलना होगा, उन्होंने खास कहा है कि या तो डिजाइनर सोना या फिर बुटीक को ओनर किसी को मीटिंग में आना जरूरी है। तो विधि अपना सिर हिला के चली जाती हैं। इधर विधि अपने घर पहुंचती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि उसके घर का मेन गेट लॉक नहीं था। ये देख विधि खुद में ही बड़बड़ाती है, गेट खुला है, क्या चोर लोग अपने टाइम टेबल से काम नहीं कर रहे हैं? या ये कोई नया चोर है जिससे ये नहीं पता कि चोरी रात में की जाती है? इस तरह ये लोग कैसे प्रोफेशनल चोर बनेंगे? फिर वो धीरे से गेट खोल के धीमे कदमों से अंदर आती है तो पाती है कि उसके घर में पूरी तरह अंधेरा है। वो जल्दी से अंदाजे से साइड के टेबल से एक शो पीस उठा लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। विधि इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो अपने रूम जाती है तो उसे वहां भी कोई नजर नहीं आता। तो वो कंफ्यूज होके खड़ी होके कहती है, कोई नहीं है यहाँ, मुझे तो लगा था चोर होगा, वो चोरी करता होगा, मैं उसे पकड़ूंगी, फिर हमारे बीच फाइट होगी। शीट यार। तभी उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आती है तो विधि की आंखें छोटी हो जाती है, ये क्या, मेरा बाथरूम कोई सुलभ शौचालय है कि जिसका मन किया मुंह उठा के आ गए यूज करने? इसकी तो एक बार बाहर निकले ये जिंदगी में अपने घर में भी बाथरूम यूज करने से डरेगा। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और विधि वो शो पीस उठा के चोर को मारने जाती है कि उसकी आंखें सामने चोर को देखकर थम सी जाती है। और क्या बवाल चीज है, और फिर विधि अपनी आंखें रोल कर लेती हैं। वहीं वो चोर विधि के करीब आता है। वो चोर अभी नहा के बाहर आया था और अभी उसकी बॉडी पर बस टॉवल था। वो चोर विधि के करीब आता है और बहुत ही नशीले आवाज में कहता है, सच में तुम्हें ये हॉट लगा? अगर तुम चाहो तो इसे छू के देख सकती हूँ।
वही विधि उसकी आवाज से अपने संस में वापस आती है और उस चोर पर चिल्ला कर कहती है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, और ये क्या चोरी का कोर्स किया है क्या तुमने, जो बिना चाबी के मेरे घर का गेट खोल लिया तुमने। तो वो चोर कहता है, जाने मन अब तुम मुझे चोर कहो या डाकू मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम सो डिसअपॉइंटेड, तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने मुझे छोड़ के उस ऋषभ को चुना, ये तो गलत बात है ना जाने मन। विधि गुस्से में घूर के सिद्धार्थ को देखती है, फिर कहती है, मैं किसी के भी साथ जाऊं इससे तुम्हें क्या, लेकिन पहले तुम ये बताओगे कि मेरे घर में ये नंगे होके क्यों घूम रहे हो। सिद्धार्थ विधि के और करीब आके कहता है, ज्यादा मत बोलो जाने मन, टॉवल है मेरे शरीर में, नंगा नहीं हूं समझी, ऐसी अश्लील बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तो विधि कहती है, वाह तुम अश्लीलता फैलाओ तो चलेगा और मैं बोल भी नहीं सकती, हिपोक्रेसी की सीमा ही नहीं है यहाँ। तो सिद्धार्थ कहता है, क्यों तुमसे मेरी ये हॉट बॉडी देखी नहीं जा रही है क्या, कंट्रोल नहीं हो रहा है तुमसे, या पहले ऐसी हॉट बॉडी नहीं देखी है तुमने। विधि सिद्धार्थ को धक्का देके दूर करती है और कहती है, किस गलत फहमी में जी रहे हो तुम, और क्या खास है तुम्हारी बॉडी में, पहले मेरी बॉडी भी ऐसी ही थी, या बोल सकते हो इससे भी अच्छी थी, वो तो अब मैं ऐसी हो गई हूं, नहीं तो सभी मेरी बॉडी पर मरते थे। वहीं सिद्धार्थ विधि को वैसे ही इमेजिन करने लगता है, हट्टी कट्टी विधि, उसके एब्स, उसकी बड़ी बाइसेप्स, ये इमेजिन करके सिद्धार्थ की जोर की चीख निकल जाती है, आ। वहीं विधि जो अपने अर्जुन वाले रूप के बॉडी के यादों में खोई हुई थी, सिद्धार्थ की चीख सुनकर अपना हाथ अपने सीने पर रख के कहती है, क्या हुआ, क्यों हार्ट अटैक देना चाहते हो। तो सिद्धार्थ भी उसी के टोन में बोलता है, हार्ट अटैक मैं दे रहा हूं या तुम मुझे दे रही हो। विधि अपनी आंखें छोटी करके पूछती है, मैंने कब तुम्हें हार्ट अटैक दिया। तो सिद्धार्थ बोलता है, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारी बॉडी मेरी तरह थी, सोच के देखो कितनी डरावनी लगोगी तुम, आह मैं तो अब ये सोचना भी नहीं चाहता। वहीं विधि भी खुद को वैसे इमेजिन करके चीख पड़ती है, आह क्या बकवास इमेजिनेशन था ये, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे खुद के बारे में इतना गंदा सोचने पर कैसे मजबूर कर सकते हो। उसके बाद वो गुस्से में वो शोपीस जो उसके हाथ में था उसे सिद्धार्थ के तरफ फेंकती है। लेकिन सिद्धार्थ झुक जाता है जिससे वो बच जाता है, तो वो विधि के करीब आके उसका हाथ पकड़ के कहता है, ये क्या तुम बात बात पर शोपीस उठा के फेंकती हो, इससे तुम्हारा कोई पुराना याराना है क्या, सोच के देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो बिना शादी के तुम विधवा हो जाओगी। वहीं सिद्धार्थ के इतने करीब होने से विधि की धड़कन बढ़ जाती है। विधि सिद्धार्थ से दूर होके जल्दी से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और वो गिरने को होती है कि सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो भी खुद को संभाल नहीं पाता और दोनों साथ में बेड पर गिर पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक गड़बड़ हो जाती है। बेचारे सिद्धार्थ का टॉवल खुल जाता है, मतलब लूज हो जाता है, अगर वो खड़ा हुआ तो सीधे उसके इज्जत पर खतरा है। अब भाई सभी कहानी में लड़की का टॉवल क्यों खुले, इतनी सस्ती थोड़ी है लड़की की इज्जत, टॉवल खुलने का स्वाद थोड़ा लड़के भी चखे, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। वहीं ये महसूस होते ही सिद्धार्थ का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। तो विधि उसके चेहरे को देख के कहती है, क्या हुआ, इतने कमजोर हो क्या, नीचे मैं हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा ये सांड जैसा शरीर है, फिर भी मुझे रोना नहीं आया, तो तुम क्यों रो रहे हो। सिद्धार्थ रोते हुए कहता है, मेरी टॉवल खुल गई है। वहीं ये सुनते ही विधि की आंखें हैरानी से फैल जाती है, लेकिन अचानक ही विधि डेविल स्माइल करती है और फिर वहीं बेड पर जो उसका फोन रखा था उसे उठा के कहती है, वाह चलो बढ़िया है, तुम उठो और मैं तुम्हारा एमएमएस बनाती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके कहता है, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, तुझे शर्म नहीं आती, एक जवान लड़के को तुम बिना कपड़े के देखना चाहती हो और ऊपर से एमएमएस भी बनाना चाहती हो। विधि स्माइल करके कहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पहले भी देख रखा है लड़के की बॉडी कैसी होती है। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें लाल पाउटिंग पाउटिंग हो जाती है, वो विधि के गालों को अपने दो उंगली के बीच पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने, पहले भी तुमने लड़कों की बॉडी देख रखी है। पहले तो विधि सिद्धार्थ के ऐसे रिएक्शन को देखकर शॉक रह जाती है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया था, तो वो तुरंत बोलती है, हाथ हटाओ अपना, दर्द हो रहा है मुझे। ये सुनते ही सिद्धार्थ विधि के चेहरे पर से अपना हाथ हटा देता है, तो विधि अपने गाल सहलाते हुए कहती है, बेवकूफ छोटे बच्चे को तो देखा है मैंने। ये सुनते ही सिद्धार्थ की लाल आंखें एकदम से नॉर्मल हो जाती है। वही विधि हैरान थी कि सिद्धार्थ उसे लेकर कितना पॉसेसिव हो रहा है। चैप्टर 49, राजवीर की अंतरंगी फैमिली। तभी गेट के तरफ से आवाज आता है, आपने याद किया और हम चले आए। आवाज सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
सभी एक साथ गेट के तरफ देखते हैं तो वहां दो लोग अपने हाथ फैलाए खड़े थे। ये है राम कपूर के बेटी और दामाद रोहित सूर्यवंशी और खुशी सूर्यवंशी। वो दोनों आके राम और श्रुति के पैर छूते हैं, फिर दोनों ही रुद्र के गले लग जाते हैं। उसके बाद खुशी महक के गले लग जाती है। तभी उनके घर के बाहर एक कार रैश ड्राइविंग करती हुई रुकती है। वो कार एक झटके में रुकने के कारण अलग सा आवाज क्रिएट करती है, जिससे सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। सभी एक साथ कहते हैं ये कौन है जो इस तरह अंदर आया, और गार्ड ने उसे रोका नहीं। तभी एक आवाज आती है, हेलो गाइस, आई एम बैक। सभी गेट के तरफ देखते हैं तो वहां राजवीर कपूर खड़ा था। 6 फुट 3 इंच हाइट, गेहुआ रंग, माथे पर बिखरे बाल, जीन्स शर्ट और ऊपर डेनिम का जैकेट, जिम में बनाई हुई बॉडी, और वो खड़ा भी था बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे कहीं का राजकुमार आया हो। खैर, राजकुमार ही है कपूर खानदान का। वो अंदर आने वाला होता है कि श्रुति जी एकदम से चिल्ला के कहती है, नहीं, वही रुक जाओ, अंदर आने की गलती बिल्कुल मत करना। वहीं श्रुति जी के ऐसे चिल्लाने से सभी चौंक जाते हैं। अभी तक तो ये अपने वीर के आने की खुशी ने पागल हुए जा रही थी, लेकिन अब ये उसे अंदर आने से रोक रही है। वहीं राजवीर, जो अपनी आंखें बड़ी किए अपनी मॉम को देख रहा था, जो उसे घर में घुसने से मना कर रही है। श्रुति जी गेट के पास पहुंचकर एकदम ड्रामेटिक तरीके से कहती है, हाय मेरा बच्चा आ गया। फिर घूर के घर के सभी लोगों को देखती है और कहती है, मैं ना बोल रही थी कि चलते हैं एयरपोर्ट, देखिए अकेले ही आ गया मेरा बच्चा। वहीं श्रुति जी के घूरने से अभी सकपका जाते हैं और वो सभी लोगों पर बरसना शुरू कर देती है। तो राम कपूर हैरानी से कहते हैं, यार लंदन से आने में तो 8-9 घंटे लग ही जाते हैं, ऐसी कौन सी फ्लाइट हो गई जिसने इसे 1 घंटे ही इंडिया पहुंचा दिया। तो राजवीर अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, डैड प्लीज आप तो ऐसी बात मत करिए, मैं रात के ही फ्लाइट से आया हूँ। तभी श्रुति जी कहती है, बेटा फिर तूने हमें बताया क्यों नहीं, अरे हम एयरपोर्ट पर पूरे ढोल नगाड़ के साथ तेरा स्वागत करते। राजवीर अपने बालों में हाथ फेर के कहता है, सरप्राइज मॉम। तो रुद्र कहता है, तेरे सरप्राइज के चक्कर में हमारी क्लास लग रही है, दिख नहीं रहा तुझे। तभी पीछे से एक लड़का जो राजवीर की ही उम्र का था वो भागते हुए आता है और कहता है, आंटी पहले इसे अंदर तो लो या बाहर ही स्वागत करना है। उस लड़के को देख के लग रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है, हाँ लेकिन हैंडसम वो भी बहुत था। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं तो महक कहती है, अरे विक्की तुम कब आए, और तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि बस जान तुम्हारे शरीर से निकलने को है। तो विक्की रोते हुए कहता है, भाभी इसे मैं ही तो लेने गया था एयरपोर्ट, और इसलिए ही मेरी हालत ऐसी है। पहले तो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी इसने, अब मेरी ऐसी हालत भी कर दी। सभी हैरानी से एक साथ कहते हैं, मतलब। तो विक्की राजवीर को घूर के कहता है, इसे कार नहीं फ्लाइट लग रही थी। ये कार चला नहीं रहा था, उड़ा रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा बस यमराज मेरा ही वेट कर रहे हैं। आजा विक्की बेटा, आज रात का डिनर हम साथ में करेंगे। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। तब तक खुशी आरती की थाल लाकर श्रुति को देती है और कहती है, मॉम ये लीजिए। श्रुति फिर राजवीर की आरती करने लगती है तो विक्की अपनी आंखें रोल करके कहता है, आंटी ये क्या घर की बहू है जो आप आरती करके इसका गृह प्रवेश करवा रही हैं। वो रंग वाली थाली भी रख दीजिए, नई लक्ष्मी के कदमों के छाप भी ले लीजिए। श्रुति विक्की को घूर के देखती है और कहती है, बकवास बंद करो अपना। उसके बाद वो राजवीर का नजर उतरती है और फिर राजवीर घर के अंदर आता है। फिर वो सभी से गले मिलता है। फिर रोहित कहता है, तो डैड आज की पार्टी की सारी तैयारी हो ही गई है, अब छोटे नवाब भी अपनी बिरादरी में आने वाले हैं। ये सुनते ही राजवीर के कान खड़े हो जाते हैं। वो एकदम से बोलता है, क्या मतलब है आपका जीजू। रुद्र राजवीर के कंधे पर हाथ रख के कहता है, मतलब बेटा आज की पार्टी में डैड अनाउंस करेंगे कि तू भी कपूर इंडस्ट्रीज ज्वाइन करेगा। राजवीर तो एकदम से रुद्रा से दूर होके कहता है, क्या बकवास है ये सब, मैं नहीं ज्वाइन करने वाला कोई ऑफिस। अभी तो मेरी उम्र गर्लफ्रेंड बनाने की है। कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उसके साथ पार्टी करूंगा, हैंग आउट करूंगा, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा ऑफिस। वो एकदम बच्चों की तरह बोलता है। तो श्रुति उसकी बलाएं लेते हुए कहती है, हाय मेरा बच्चा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बना, फिर उसे मेरी बहू बना, कोई जरूरत नहीं है तुझे अभी ऑफिस ज्वाइन करने की। तभी रैम कहते हैं, ये क्या गर्लफ्रेंड बनाएगा, पता नहीं बचपन से इसे कौन सी राजकुमारी दिखती है, इसे तो उसका शक्ल भी नहीं दिखता। उस चक्कर में इसे कभी कोई लड़की ही पसंद नहीं आती है। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें 12 क्लास में प्रपोज किया था। मेरे रुद्र ने भी 20 साल की उम्र में ही महक को पसंद कर लिया था। खुशी भी 18 साल की थी तभी रोहित इसे पसंद आ गया था। एक ये नालायक है,
हमारे कपूर खानदान का नाम डूबा रहा है। 22 साल का होने का है लेकिन अभी भी इसे अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश है। राजवीर मुंह बनाकर कहता है, डैड मेरी गर्लफ्रेंड दुनिया से जुदा होगी, देखिएगा, उतनी खूबसूरत लड़की कभी किसी ने देखी नहीं होगी। जब मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी मिल जाएगी मैं उसका हाथ पकड़ के आपके सामने आऊंगा और कहूंगा कि डैड यही है वो जिससे मैं शादी करूंगा। तभी खुशी कहती है, वीर पहले लड़की खोज के तो लाओ, पता नहीं कब मिलेगी तुझे गर्लफ्रेंड। अब तो मुझे किसी से बोलने में भी शर्म आती है कि तू मेरा भाई है, एक लड़की नहीं मिली तुझे अभी तक हूँ। वहीं विक्की को तो चक्कर ही आ रहा था। यार कैसी फैमिली है ये, कोई अपने बेटे को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए फोर्स करता है क्या? मेरे डैड तो मेरी कुटाई ही कर दे, लेकिन ये लोग इसलिए उदास है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। यार मेरे डैड अपने दोस्त से कुछ सीखते क्यों नहीं है कुछ? राजवीर फिर सबको देख के कहता है, ठीक है फिर डिसाइड हुआ, मैं कंपनी अभी नहीं ज्वाइन करूंगा और अब मेरा बस एक ही मिशन है, सपनों की राजकुमारी खोजो मिशन। उसकी बात पर एक एक करके सभी उसे हाथ मिला के ऑल द बेस्ट बोलते हैं जैसे राजवीर कितने बड़े मिशन में जा रहा हो। शाम का वक्त, पार्टी। शाम को कपूर विला बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। वहां सभी बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। वहीं बहुत से अपनी बेटी को लेके आए थे ताकि राजवीर किसी को पसंद कर ले और उसका रिश्ता कपूर खानदान से जुड़ जाए। राजवीर और विक्की एक साथ एक जगह बैठे हुए थे, वहीं राम और रुद्र बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। सारी लड़कियां ही राजवीर से बात करने की कोशिश कर रही थीं तो विक्की कहता है, यार क्या किस्मत है तेरी, देख कैसे लड़कियां तेरे आसपास मंडरा रही हैं। कोई तो तुझे पसंद आई होगी, पसंद कर ले, नहीं तो जैसी तेरी फैमिली है वो शादी से पहले तेरी सुहागरात मनवा देंगे ताकि तू घर में बहू लेके आए। तो राजवीर इरिटेट होके कहता है, यार मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे किसी भी लड़की को देख के कोई फीलिंग नहीं आती है यार। विक्की उसे हैरानी से देखता है फिर उससे दूर होके कहता है, क्या तुझे लड़कों को देख के फीलिंग आती है? देख ऐसा है तो बता दे, मैं तुझसे आज ही दोस्ती तोड़ दूंगा, मुझे अपनी इज्जत खतरे में नहीं डालनी। राजवीर विक्की को के पंच उसके पेट में मार कर कहता है, साले मुझे अभी तक किसी लड़की को देख कोई फीलिंग नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुझे देख के फीलिंग आएगी। नो नेवर। राजवीर पार्टी खत्म होते होते पूरी तरह पगला चुका था क्योंकि पूरी पार्टी में उसकी फैमिली के सभी मेंबर एक एक करके लड़कियां लाके उसे दिखा रहे थे जैसे वो लड़कियां नहीं साड़ी हो और राजवीर एक नखरे वाली औरत जिसे कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन दुकानदार ने भी सोच लिया हो कि इसे साड़ी तो पसंद करवा कर रहेंगे। खैर किसी तरह पार्टी खत्म हुआ। राजवीर पूरा थक चुका था, पार्टी से नहीं बल्कि अपनी फैमिली से। वहीं फैमिली वाले तो ऐसे उदास थे जैसे उनका करोड़ के घाटा हुआ हो। चैप्टर 50, मैं बेटा नहीं हूँ तुम्हारा बल्कि मैं तो तुम्हारे बेटे का बाप बनना चाहता हूँ। विधि स्माइल करके कहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पहले भी देख रखा है लड़के की बॉडी कैसी होती है। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें लाल पाउटिंग पाउटिंग हो जाती है। वो विधि के गालों को अपने दो उंगली के बीच पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने? पहले भी तुमने लड़कों की बॉडी देख रखी है? पहले तो विधि सिद्धार्थ के ऐसे रिएक्शन को देखकर शॉक रह जाती है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया था तो वो तुरंत बोलती है, हाथ हटाओ अपना, दर्द हो रहा है मुझे। ये सुनते ही सिद्धार्थ विधि के चेहरे पर से अपना हाथ हटा देता है तो विधि अपने गाल सहलाते हुए कहती है, बेवकूफ छोटे बच्चे को तो देखा है मैंने। ये सुनते ही सिद्धार्थ की लाल आंखें एकदम से नॉर्मल हो जाती है। वही विधि हैरान थी कि सिद्धार्थ उसे लेकर कितना पॉसेसिव हो रहा है। अब आगे। विधि हैरानी से अपने सीड बेबी को देख रही थी जो अपनी जानेमन के लिए पॉसेसिव हो रहा था। नहीं थोड़ा ज्यादा ही पॉसेसिव। लेकिन तभी वो ध्यान देती है कि उसका सीड बेबी उसके ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक ही वो फिर से विधि के ऊपर गिर जाता है। तो विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, ये क्या है? अरे मैं तो बेचारी कमजोर सी लड़की हूँ और तुम सांड जैसे फिर भी बार बार मेरे ऊपर गिर रहे हो, मुझे और ज्यादा चपटा करके मेरा पापड़ बनाना चाहते हो क्या? तो सिद्धार्थ चिढ़कर कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी तुम्हारे ऊपर रहने का, लेकिन मेरे टॉवल का एक सिरा तुम्हारे नीचे दबा हुआ है, अगर मैं उठ गया तो। ये सुनते ही विधि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो एकदम रिलैक्स होके लेट जाती है और कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुम उठे तो क्या होगा बोलो? सिद्धार्थ विधि की बेशर्मी आंखें फाड़ के देखने लगता है, उसके बाद कहता है, यार लड़कियां ऐसी नहीं होती है यार, तुम क्यों नहीं लड़कियों की तरह शर्मा रही हो? विधि सिद्धार्थ को एक आंख मार कर कहती है, सीड बेबी क्योंकि वो शर्म तुम दिखा दे रहे हो। ये सुनकर सिद्धार्थ विधि के आंखों को अपने हाथों से कवर करके कहता है, शर्म करो, ऐसे लड़कों को नहीं ताड़ना चाहिए, समझ आई बात?
विधि फिर शरारती स्माइल देके कहती है, अच्छा तुम लड़की को ताड़ सकते हो लेकिन मैं लड़कों को नहीं ताड़ सकती। ये सुनकर सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, मैंने कब ताड़ा किसी लड़की को। विधि भी वैसे ही आंखें छोटी करके कहती है, अच्छा उस दिन जब मैंने साड़ी पहनी थी तो मेरी कमर को जो घूर घूर के देख रहे थे वो क्या था। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी नज़र इधर उधर करने लगता है। विधि कहती है, वाह बेटा अभी नज़र इधर उधर करने लगे। तो सिद्धार्थ उसकी आंखों में देख के कहता है, मैं बेटा नहीं हूँ तुम्हारा बल्कि मैं तो तुम्हारे बेटे का बाप बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर विधि की सांस विधि के गले में ही अटक जाती है। ये देख अब सिद्धार्थ डेविल स्माइल करता है, फिर कहता है, चलो बढ़िया है, तुम जानबूझ के ये सब कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से उठ ना जाऊं। अब समझ आया मुझे, तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनूं। चलो प्रोसेस शुरू करते हैं, और एक आंख विधि को मार देता है। वहीं विधि का सिर ही घूमने लगता है। क्यों उसने इस दुष्ट को परेशान किया, अब ये मुझे परेशान करने लगा। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। सिद्धार्थ विधि के चेहरे को देख के कहता है, क्या हुआ, जाने मन आवाज ही नहीं निकल रहा तुम्हारा। जनता हूं मैं, तुम मुझे रेसिस्ट नहीं कर पा रही हो। चलो मैं भी तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ बस तुम हो, मैं हूँ और हमारा प्यार है। चलो पहले किस से स्टार्ट करते हैं। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। वहीं अब विधि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सिद्धार्थ उसे होठों के तरफ बढ़ रहा था। ये देख विधि अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। ये देख सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके अपने मन में सोचता है, मुझे बेशर्मी दिखा रही थी ना। चलो अब इस बात का फायदा मैं उठाता हूँ। और फिर वो अपना होंठ विधि के गले पर रखता है। ये महसूस होते ही विधि अपनी पूरी ताकत लगा कि सिद्धार्थ को धक्का दे देती है और वो बेड से ही नीचे गिर जाता है, लेकिन हो गया कांड। वहीं ऐसा होते ही सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती ही, क्योंकि उसकी टॉवल तो विधि के नीचे हो दबी रह गई थी। लेकिन हाश विधि की आंखें बंद थी तो वो तुरंत चिल्लाता है, आंखें मत खोलना प्लीज। वहीं विधि जो अपनी आंखें खोलने वाली थी वो सिद्धार्थ की आवाज सुनकर अपनी आंखें नहीं खोलती है, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोलती है, अरे अभी तो तुम मेरे बच्चों के बाप बनने की तैयारी कर रहे थे और अभी कहते हो आंखें मत खेलो। सिद्धार्थ जल्दी से विधि के नीचे जो टॉवल फंस गया था उसे पकड़ लेता है। प्लीज आंखें मत खेलो, देखो मैं बहुत संस्कारी लड़का हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे कोई पराई लड़की ऐसे देखे। वहीं विधि उस टॉवल का एक सिरा अपने हाथ से पकड़ लेती है और कहती है, अब मैं पराई हो गई तो फिर दिन भर जाने मन क्यों बोलते फिरते हो। देखो मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, नहीं नहीं प्लीज। विधि आंखें बंद किए ही उठ के बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, खोल रही हूँ मैं अपनी आंखें। सिद्धार्थ रोनी सी आवाज में कहता है, नहीं 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 प्लीज आंखें मत खेलो और प्लीज टॉवल छोड़ दो ना। मैं नहीं चाहता मुझे कोई ऐसे देखे। अभी हमारा रिलेशनशिप 100% नहीं है ना, ये तो बस मेरे तरफ से है, मतलब बस 50%, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मुझे देखो। वहीं विधि सिद्धार्थ की बेतुकी बातें सुनकर हंसना चाहती थी लेकिन नहीं हंसती है। उसे अभी सिद्धार्थ बहुत क्यूट लग रहा था, जो कि वो सही में नहीं था। कुछ सोच के विधि उसका टॉवल छोड़ देती है तो सिद्धार्थ जल्दी से टॉवल लपेट कर कहता है, अब ठीक है, आंखें खोल सकती हूँ। ये सुनकर विधि अपनी आंखें खोलती है और सिद्धार्थ को फिर से आधे नंगे पुंगे देख के कहती है, अब क्या ऐसे ही रहना है, कपड़े पहनो और निकलो मेरे घर से। दूसरी तरफ राजप्रीत के घर के बाहर खड़ा था। फिर वो हिम्मत करके उसके घर के अंदर जाता है तो उसे हॉल में ही बैठे प्रोत के मॉम और डैड दिख जाते हैं। तो वो स्माइल करके उनके पास जाता है और जाके कहता है, नमस्ते अंकल आंटी। वहीं अपने सामने राज को खड़ा देख प्रीत के मॉम डैड मुस्करा देते हैं, अरे राज आओ बैठो, कितने दिनों बाद आए हों। ये है साहिल पटेल और ममता पटेल, प्रीत के मम्मी पापा। साहिल जी कहता है, आज हमारे घर का एड्रेस कैसे याद आया बेटा तुम्हें। तो राज कहता है, वो अंकल प्रीत से कुछ काम था इसलिए आया था। तो ममता जी कहती है, बेटा वो तो अपने रूम में है, तुम ऊपर ही जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी वहीं भेजती हूँ। ये सुनकर राज स्माइल करता है और प्रीत के रूम चला जाता है। वही वो प्रीत के रूम पहुंचता है तो देखता है प्रीत सो रही है। ये देख वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मेरी नींद उड़ा के मैडम यहाँ मजे से सो रही है। और वो प्रीत को एकटक निहारने लगता है। तभी प्रीत उसकी तरफ करवट लेती है और हल्की आंखें खुलने पर उसे राज नजर आता है तो मुस्कुरा के कहती है, तुम अब मेरे सपनों में भी आने लगे। देखो ये गलत बात है, मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी है कि तुम मेरे सपनों में आओ। वहीं ये सुनकर राज के माथे पर बल पड़ जाता है, ये किसे सपने में देख रही है। तभी उसे प्रीत की आगे की बात सुनाई देती है, तुम बंदर इंसान, पहले तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के किस किया और अब मेरे सपनों में मेरे मर्जी के बिना आ गए।
मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें मैं विधि के तरह खूब मरूंगी जैसे वो सीट की बैंड बजाती है। मैंने सोचा था मैं सबसे पहले किसे अपने बॉयफ्रेंड को करूंगी, लेकिन तुमने मेरी किस चुरा ली। तुम्हें पहले मुझे प्रपोज करना था, मैं मना करती, तुम मेरे पीछे आते, फिर मैं मना करती, फिर तुम मेरे पीछे आते, फिर मैं मना करती। तभी राज उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। ये लड़की बस मुझे मना ही करती रह जाती और मैं इसके पीछे ही रह जाता। वहीं अपने मुंह पर किसी का हाथ महसूस करके प्रीत की आंखें खुल जाती है। वहीं अपने सामने राज को देख प्रीत की आंखें और बड़ी होके खुल जाती है। फिर इशारे में उसे हाथ हटाने को बोलती है, लेकिन राज उसे नासमझी में देखता है तो प्रीत उसके हाथ में दांत से काट लेती है, जिससे राज अपना हाथ झटके से पीछे कर लेता है और अपना हाथ झटक कर कहता है, आह जंगली बिल्ली हो क्या। प्रीत उसे घूर के देखती है और फिर अपने बेड से उठकर उंगली पॉइंट करके कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, मेरे रूम में। तो राज मस्त उसके बेड में आके लेट जाता है और कहता है, अब तुम मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो तो ये रूम भी तो मेरा ही हुआ ना। उसकी बात सुनकर प्रीत कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हूँ। राज उसके करीब खिसक के कहता है, तुमने कहा, और अभी कहा। प्रीत अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ भी बकवास मत करो तुम। राज अपना मुंह फाड़ लेता है जैसे उसने कितना बड़ा झूठ सुन लिया हो। फिर वो कहता है, देखो प्रीत, इतना झूठ नहीं बोलते। अभी तुम नींद में बोल रही थी कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं, फिर तुम मुझे हाँ करोगी, फिर हम एक अच्छा सा किस करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। वहीं प्रीत की आंखें हैरानी से खुल जाती है। हालांकि वो अभी राज को अपने सपने में देख रही थी, लेकिन क्या वो ये सब बोल रही थी। वहीं प्रीत को इतना हैरान देख के राज को हंसी आ रही थी। फिर वो कहता है, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूं तो ठीक है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्रपोज करूंगा, फिर तुम मुझे कभी मना ही नहीं कर पाओगी। तभी प्रीत एकदम से बेड से उठकर खड़ी हो जाती हैं और कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मैं तो बस विधि को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगी। तो राज कहता है, देखते हैं तुम कैसे उसे गर्लफ्रेंड बनाती हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो तुम मेरी ही बनेगी। और राज स्माइल करने लगता है। तभी उसके कमरे में ममता जी आती है और प्रीत के माथे को टच करके कहती है, बेटा तुम बीमार हो क्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रही हो। वहीं राज वहां ममता जी को देखकर परेशान हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ममता जी ने उसकी बात नहीं सुन ली हो और उसका इस घर में आना ही बंद ना हो जाए। तभी ममता जी कहती है, देखो प्रीत, राज कितना अच्छा है और ये तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है। इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्या तुम लड़की के पीछे पड़ी हो। वहीं प्रीत तो अपनी माँ की बात सुनकर ही शॉक रह जाती है। उसकी मॉम उसे राज को बॉयफ्रेंड बनाने बोल रही है, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनते ही राज तो जैसे हवा में उड़ने लगता है। उसे तो लगता है आज पूरी कायनात उसे उसकी मोहब्बत से मिलाने में लगी है। फिर ममता जी वहां कॉफी रख कर कहती है, तुम दोनों बात करो और हाँ प्रीत, राज के बारे में सोचो, अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा ये, और लड़की के बारे में मत सोचो। फिर वो रूम से निकल जाती है। वहीं राज जो सातवें आसमान में था कि तभी उसे एक तकिया आके लगता है और प्रीत उसे गुस्से से घूर के कहती है, निकलो अभी के अभी मेरे रूम से। तो राज कहता है, यार अब तो आंटी ने भी परमिशन दे दिया है, फिर क्यों नखरे कर रही हो।